Hello, good morning, students. Hope you are all doing good at your place. पिछले वीडियो में मैंने हेनरी फ्योल के बारे में आपको बताया था, फादर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़। हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स के 14 प्रिंसिपल्स जो है दिए। इस वीडियो में मैं फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। So let us start with the first principle of management, that is division of work. Each individual should be assigned only one part of the work according to his ability and taste. ऐसा फ्योल ने कहा कि यथासंभव संपूर्ण कार्य को विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य का एक ही भाग सौंपा जाना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति को संपूर्ण कार्य। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक फर्नीचर निर्माता को 100 लेक्चर स्टैंड बनाने का आदेश प्राप्त होता है। उसके पास 5 कारीगर हैं जो इस काम को करेंगे। यह आदेश पूरा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह हो सकता है कि प्रत्येक कारीगर को 20 लेक्चर स्टैंड बनाने के लिए दे दी जाए, और दूसरा ऐसा है कि जो लेक्चर स्टैंड बनने हैं उनके जो विभिन्न भाग हैं, जैसे उसमें लेग्स होती हैं, टांगे, ऊपर का टॉप बोर्ड है, सेंटर का सपोर्ट है, एंड असेंबलिंग्स हैं, पॉलिशिंग है, वो पांचों कारीगरों में इस ढंग से बांटा जाए कि एक कारीगर पूरे 100 लेक्चर स्टैंड के लिए एक ही काम करे। यानी कि जो ये 5 कारीगर जो हैं वो ये उनमें से जो 100 लेक्स स्टैंड बने तो 100 के एक कारीगर 100 लेक्स बनाएगा, दूसरा कारीगर 100 टॉप बोर्ड बनाएगा, तीसरा कारीगर केवल सेंटर स्पोर्ट्स बनाएगा इत्यादि। इस तरह से यदि वो करे तो फ्योल का जो इशारा है, वो फ्योल ने कहा कि जो दूसरी तरह का जो प्रारूप है वो उसमें लागू होना चाहिए, दूसरी तरह का जो विभाजन है, ना कि पहले का। तो ऐसा उनका मानना था, क्योंकि इससे क्या लाभ होता है, जो एक व्यक्ति एक ही प्रकार का काम करेगा उसको उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, और स्पेशलाइजेशन के जो है परिणाम स्वरूप इसके लाभ जो है संस्था को प्राप्त होंगे। यह काम मजदूरी वर्ग में ही नहीं, उन्होंने कहा ये मैनेजरियल लेवल में भी जो है कि क्रियाओं को लगातार करना पड़ता है, तो वह भी इस कार्य का विशेषज्ञ हो जाएगा और परिणामतः कम समय में अधिक व लाभदायक निर्णय लिए जा सकेंगे। नाउ सी व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होगा कि जो हमें एक विशिष्टीकरण के जो लाभ हैं वो संस्था को प्राप्त होते हैं। और यदि मान लीजिए डिवीजन ऑफ वर्क यदि ना करें तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ रेपिटेशन ऑफ द सेम जॉब फॉर ए लॉन्ग पीरियड वन में फील बोर, हैंस एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस। ओके, नाउ नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल ने कहा कि अधिकारों का परिणाम ही उत्तरदायित्व है। यह अधिकार का स्वाभाविक परिणाम और आवश्यक रूप से अधिकार का ही दूसरा पहलू है, तथा जब भी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है उत्तरदायित्व का जन्म स्वतः ही हो जाता है। ओके, एंड उसने उसका उदाहरण दिया कि एक कंपनी के मान लीजिए एक मुख्य कार्यकारी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बिक्री प्रबंधक का आगामी वर्ष का बिक्री लक्ष्य पूर्व वर्ष से दुगना कर दिया। ओके, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ा, आवश्यक बिक्री प्रतिनिधि लगाने, आवश्यकता अनुसार विज्ञापन करने के अधिक के अधिकार देने होंगे। तो इनके अभाव में लक्ष्य पूरा न होने पर बिक्री प्रबंधक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अधिकारों का आवश्यकता से कम होना और आवश्यकता से अधिक होना दोनों ही स्थितियां अवांछनीय हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो क्या है, ना तो इतनी कम होनी चाहिए और ना ही अधिक होनी चाहिए। तो व्हाट आर द बेसिस, इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है और कर्मचारियों के साहस में वृद्धि होती है जब हम उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं।
और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अधिकाधिकार होने पर आवश्यकता से अधिकाधिकार यदि दे दिए तो अधिकारों के गलत प्रयोग का डर रहता है, और यदि कम अधिकार दिए गए तो लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई की समस्या पैदा हो सकती है। वांछित परिणाम प्राप्त न होने पर अधीनस्थों की उत्तरदायिता, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और निश्चित न कर पाना, कर्मचारियों के साहस में कमी होती है। तो दिस वाज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, अनुशासन। बच्चों, कोई भी संस्था, कोई भी व्यवसाय है बिना अनुशासन से नहीं चलता। चाहे अनुशासन घर में ही क्यों ना हो, कहीं भी हो, स्कूल में हो, हर जगह अनुशासन का जो है वो लाभ जो है वो प्राप्त होता है। एक कोड ऑफ कंडक्ट है, तो व्यक्ति के जीवन में यदि अनुशासन है, संस्था में अनुशासन है, तो हमें कार्य करने में आसानी रहती है। तो किसी भी कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए अनुशासन होना आवश्यक है। फ्योल ने कहा कि अनुशासन से अभिप्राय आज्ञाकारिता, अधिकारों के प्रति श्रद्धा, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी तथा निर्धारित नियमों का पालन करने से है। सभी स्तरों पर अच्छी पर्यवेक्षण व्यवस्था प्रदान करें, नियमों की स्पष्ट व्याख्या करके एवं पुरस्कार व दंड पद्धति को लागू करके अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से काम करने के वायदे को तोड़ते हैं तो यह अनुशासन आज्ञाकारिता का उल्लंघन होगा। इसी प्रकार एक बिक्री प्रबंधक को अधिकार प्राप्त है कि वह उधार बिक्री कर सकता है, लेकिन वह यह सुविधा आम ग्राहकों को न देकर केवल अपने रिश्तेदारों और मित्रों को ही देता है। यह अधिकारों के प्रति श्रद्धा को अनदेखा करना है। तो दोनों उदाहरण जो क्या हैं, अनुशासनहीनता का संदेह देते हैं, जो कि अवांछनीय है। ओके, नाउ इसका घनात्मक प्रभाव या पॉजिटिव इफेक्ट जो है, यदि इस डिसिप्लिन को हम अपनी संस्था में लागू करते हैं तो क्या होता है, बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, यानी कि कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि, बेहतर श्रम प्रबंध जो हैं वो होते हैं। और यदि हम इसको वायलेट करेंगे तो क्या होगा, हाइट ऑफ डिसऑर्डर, संस्था की साख तथा कर्मचारियों की कुशलता में कमी, और अव्यवस्था का बोलबाला होगा, अविश्वास का वातावरण पैदा हो। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड में आदेश की एकता जिसको कहते हैं, तो हमें जो कमांड है वो एक ही व्यक्ति से मिलनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम से, एक ही व्यक्ति जो है सभी लोगों को यहाँ पर कमांड दे रहे हैं। तो देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़। तो प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, और वह कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को आदेश देने वाले कई अधिकारी होंगे तो वह यह नहीं समझ पाएगा कि किसके आदेश को प्राथमिकता दें, और इस प्रकार वह अपने आप को भ्रमित स्थिति में पाता है। मान लीजिए एक प्रोडक्शन मैनेजर है एंड एक सेल्स मैनेजर है, तो प्रोडक्शन मैनेजर अपने एम्प्लॉयों को बोलेगा कि आप जो काम है उसको, जो प्रोडक्ट है उसको धीरे धीरे उसको तैयार करें ताकि क्वालिटी जो है वो अच्छी आए। नाउ सेल्स मैनेजर क्या बोलता है उसी एम्प्लॉयज़ को कि आप जल्दी जल्दी जो है प्रोडक्शन करें, और ताकि जो पेंडिंग ऑर्डर हैं उनको कंप्लीट किया जा सके। अब क्या है, एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि उसको क्वालिटी जो है उसकी इम्प्रूव होनी चाहिए, एंड सेल्स मैनेजर की समस्या है कि उसको जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो कंफ्यूज होने की स्थिति में वो जो है उसके झगड़े की संभावना रहती है और कार्यकुशलता में भी कमी आती है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका समान उद्देश्य हो, एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए। वन हेड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। नाउ इस
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के तहत हम इसमें एक एग्जांपल की सहायता से इसको बच्चों अंडरस्टैंड करेंगे। मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी स्कूटर व कार दो उत्पादों का निर्माण करती है। परिणामतः उसमें दो डिवीज़न होंगे, स्कूटर का डिवीज़न अलग से होगा और कार का डिवीज़न अलग से। तो दोनों उत्पादों का बाजार व समस्याएं अपनी अपनी होंगी, इसलिए उनके लक्ष्य भी अलग अलग होंगे। तो दोनों विभागों को अपनी अपनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। दैट्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? एक तो एक अधिकारी के एक जैसी क्रियाओं से संबंधित होने के कारण विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे, संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, उद्देश्य प्राप्ति में आसानी होगी। एंड यदि हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन संस्था में नहीं अपनाते हैं तो क्या होगा? वायलेटिंग इफेक्ट्स, डिफिकल्टी इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन, तो विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त न होना, संगठन की कार्यकुशलता में कमी आएगी एंड उद्देश्य प्राप्ति में भी कठिनाई आएगी, क्रियाओं में एक रूपता के अभाव में से समन्वय में कठिनाई आएगी। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। जब व्यक्तिगत हित हमारे सामने रहते हैं तो कोई भी संस्था जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। तो संस्था के हित के लिए अपने स्वयं के व्यक्तिगत हितों को पीछे रखना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्यूल कहते हैं कि प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी कहा जाता है। तो सामान्य हित अथवा संस्था का हित ही सर्वोपरि है। यदि सामान्य हित व व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता क्रम में रखने के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से सामान्य हित को प्रथम स्थान पर रखा जाएगा। जैसे एक प्रबंधक को कोई निर्णय लेने से व्यक्तिगत रूप से हानि होती है लेकिन संस्था को भारी लाभ, तो संस्था के लाभ को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि किसी निर्णय से प्रबंधक को व्यक्तिगत लाभ होता है लेकिन संस्था को भारी हानि होती है तो ऐसा निर्णय संस्था को नहीं लेना चाहिए, जो कि स्वयं के लिए तो लाभकारी हो लेकिन संस्था के लिए हानिकारक हो। तो ऐसा करने से जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, यदि हम इसमें इसको चीज़ को करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, तो इसमें जो है संस्था के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति होती है, संस्थागत उद्देश्यों की। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मानवता का हनन होगा, ईर्ष्या में वृद्धि होगी, संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्ति में अवरोध पैदा होंगे। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो एम्प्लॉयज़ के लिए, कर्मचारियों के लिए एक कंपिटिटिव सैलरीज होनी चाहिए, फेयर वेजेज एंड सैलरी होनी चाहिए। जैसा अन्य संस्थाओं में उस प्रकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो वेतन मिलता है वैसा उनको भी मिलना चाहिए। तो इनका है कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उचित होना चाहिए तथा कर्मचारियों और मालिकों दोनों को अधिकतम संतुष्टि मिल सके। प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी को कार्य के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा रहा है। यदि कर्मचारियों को उनकी सेवाओं का उचित प्रतिफल प्रदान नहीं किया जाता है तो वे कार्य को अपनी पूरी क्षमता, लगन व ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दूसरी कंपनी अच्छे लाभ अर्जित कर रही है। ऐसी स्थिति में बिना मांगे के ही कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि कर देनी चाहिए। ऐसा न करने पर कर्मचारी मौका मिलते ही कंपनी को छोड़ देंगे और पुनः भर्ती पर खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कंपनी को हानि होगी। तो यदि प्रॉपर वेजेज एंड सैलरीज हम अपने कर्मचारियों को देते हैं तो कर्मचारी उस संस्था में लगातार बने रहेंगे, जिससे कर्मचारियों को जो अपनी संस्था को है वो लाभ प्राप्त होता है, प्रोत्साहन व संतुष्टि में वृद्धि होती है और कर्मचारियों में समर्पण भावना का विकास होता है, श्रम परिवर्तन दर में कमी आती है। और यदि हम इसको वायलेट करेंगे तो इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर रेट, तो कर्मचारियों के प्रोत्साहन में कमी और संतुष्टि में वृद्धि, बेईमानी को बढ़ावा और श्रम परिवर्तन दर में जो है वो वृद्धि होती है। तो दिस वर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम
नेक्स्ट जो 7 प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।